अस्सलाम वालेकुम। पाक सही कौम के साथ आज के डिप्लोमेसी सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर जाहिद शहाब अहमद साहब, जो कि करंटली डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में एज ए रिसर्च फेलो काम कर रहे हैं। आपने अपने करियर का आगाज़ एज एन एकेडमिशियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किया। वहाँ पे आपने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व किया। फिर आप मूव कर गए पाकिस्तान से बाहर और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में आपने एज ए रिसर्च फेलो डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया। आपको मशहूर ज़माना अल्फ्रेड डेकन फेलोशिप से भी नवाजा गया। इसके साथ साथ जो आपका मेन रिसर्च एरिया है वो पब्लिक डिप्लोमेसी के डोमेन में सॉफ्ट पावर के टूल्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, इस पे आपने रिसर्च का काम किया। जी, तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर जाहिद शहाब अहमद साहब को। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के सेशन के लिए हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और अच्छा सर, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप कौन हैं, पाकिस्तान में कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कैसी रही, अभी करंटली आपका स्टेटस क्या है? जी, मेरा नाम जैसे आपने बताया जाहिद शहाब अहमद। मैं इस्लामाबाद से हूँ। वहीं मेरी जो आप कह लें इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। उसके दरमियान मैं बाहर भी पढ़ने गया, कोस्टा रिका में यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी फॉर पीस, वहाँ 1 साल पढ़ा। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करने आया। पीएचडी करने के बाद जो नस्ट इदारा है उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की कि मैं वहाँ जाके पीस और कन्फ्लिक्ट स्टडीज का डिपार्टमेंट सेटअप करूँ और डिसिप्लिन उसको बनाऊँ। तो मैं 3 साल फिर वहाँ रहा, 2013 से 16, और फिर 16 में डीकन यूनिवर्सिटी की एक पोस्ट डॉक स्कीम होती है जिसको कहते हैं अल्फ्रेड डीकन पोस्ट डॉक। तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट उन्हें दिया। ओआईसी, आपको पता है ओआईसी का पाकिस्तान में, अभी इस्लामाबाद में रिसेंटली इवेंट भी हुआ है, बल्कि कल खत्म हुआ शायद। तो ओआईसी के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट था कि और उस पर फिर मुझे पोस्ट डॉक मिली, तो फिर मैं नस से यहाँ पे आया। और फिर ऐसे सिलसिला जैसे एकेडेमिया में होता है कि आगे से आगे कुछ ना कुछ मैं वो सक्सेसफुल रहा। एक्सटर्नल ग्रांट्स जैसे हम कहते हैं, अपने यूनिवर्सिटी वाले लोग उसको समझ सकते हैं कि रिसर्च तहकीक करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से वो फंडिंग मिलती रहती है। तो आगे वो सिलसिला इस तरह मेरा यहाँ पे चलता रहा। तो अगर मैं कुछ अल्फाज में इसे बयान करूं कि मेरा काम ज्यादा किस चीज पे फोकस्ड है, तो वो ज्यादा मेरा है जनूबी एशिया में अमन, और आप कह लें कि जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो ट्रेड है, या जो उनके आप सियासी ताल्लुकात आप कह लें, उसके ऊपर ज्यादा मेरा फोकस है। और फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा मेरा उस पर नजर रही कि किस तरह इन कंट्रीज के जो ममालिक हैं उनके ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। तो मेरा शुरू से पिछले 15-16 साल से जो मेरी सारी रिसर्च है उसका फोकस यही है। और इसी पे आपने जो मेरा मेरा ख्याल है कि एक आपने पेपर जो देखा वो भी उससे मिलता जुलता ही उसका भी मौजूद। जी, बिल्कुल। हमने आपको आज एज ए होस्ट लेने का हमारा जो प्राइमरी मकसद था वो यही था कि हमारा एक सेशन है हमारा कल्चरल डिप्लोमेसी के नाम से। उस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। सर, आपका आर्टिकल जो हमने जिसको आपने रेफर किया, देखिए लास्ट 2 डेकेड से हम लोग सुनते आ रहे हैं क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी के नाम से एक पूरा डिप्लोमेटिक नॉर्म्स चले। उसके बाद फिर पंजाबी फिल्म्स की डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई। इसी तरह योगा डिप्लोमेसी है, फिर पांडा डिप्लोमेसी। आपने एक न्यू डिप्लोमेसी का नाम दिया मैंगो डिप्लोमेसी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे इट कैन बी वाइटल इन कनेक्टिंग दिस रीजन एंड स्पेसिफिकली द टू कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया? देखें, पहले तो एक हकीकत है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, या आप जनूबी एशिया के लोग देख लें, बांग्लादेशी हो गए, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, आपको पता है इन सब के लिए ये है किंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। और भले ही इसकी कीमत ऊपर जाए नीचे जाए, लोगों ने जब गर्मियों का मौसम आना है उन्होंने खाना ही खाना है। किसी के घर जाएंगे, हमारे घर जो है बकायदा हमारे जो ज़रूरी इलाकों में जितने रिश्तेदार थे वहां से पेटियां भेजते थे, हम रेलवे स्टेशन से उसको फिर पिक करते थे। वो देखें ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसकी एक इम्पोर्टेंस। लेकिन पाकिस्तान ने और इंडिया ने इसके जो आप कह लें जो मैंगो डिप्लोमेसी है, ये तो प्री इंडिपेंडेंस एरा से चली आ रही है। तब जो महाराजाज थे वो इंग्लैंड में भेजते थे, जो एलिट्स को मैंगो गिफ्ट करते थे। फिर पाकिस्तान हुकूमत ने जो है वो माओजे तांग को भी गिफ्ट किया है, जो हमने इस पेपर में लिखा है कि उन्होंने खुद नहीं खाए थे और उन्होंने चाइनीज स्टूडेंट्स की एक जो
कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, उनको भेज दिए थे, उन्होंने उसको पसंद किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि गोल्डन मैंगोस का उसको वहां से टाइटल मिला, माओ माओ के अल्फाज से। तो चाइना में उसकी जो एप्रिसिएशन रही शुरू से, लेकिन ये इतना कुछ सिस्टमेटिकली नहीं रहा, बीच में अप्स एंड डाउन्स आए। और इसका देखें ट्रेड और इकोनॉमिक हवाले से भी इसका बहुत खास ताल्लुक है, क्योंकि ये खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान आपस में compete कर रहे हैं फॉर द सेम मार्केट्स। या यूरोप है या नॉर्थ अमेरिका है या गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ ये मैंगो के जो टू बिगेस्ट आप एक्सपोर्टर कह लें, इन्होंने अपनी वहाँ मार्केट बनानी है। लेकिन पाकिस्तान को उसमें गेन ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज जो 9/11 के बाद खराब हुआ, जो ये वॉर ऑन टेरर में भले पाकिस्तान का जैसे भी किरदार है, उससे भी जो पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव इमेज जो ग्लोबली प्रमोट हुआ कि यहाँ से जिसको आप कह लें कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान को सिनोनिमस ही एक किस्म का रिलेशनशिप दुनिया में दिखाया गया, और बहुत नेगेटिव। और हमारे लोगों ने कितना यानी सफर किया एयरपोर्ट सिक्योरिटी के जरिए, और वहां जाके आपको पता चल जाता है कैसे इस सिचुएशन। फिर अभी जो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज कैसे प्रमोट किया जाए, ठीक है, पॉजिटिव इमेज के लिए फिर उन्होंने देखा कि जो कंट्रीज यूज करते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी में कई टूल्स होते हैं। सो पाकिस्तान ने जब अपना टूल ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने कहा यार हमारे पास तो मैंगो है, तो हम ये जो आम है इसको खास क्यों ना बनाए। उन्होंने ये सोचा ना कि हम इसको खास बनाते हैं, इसको हम अपना एक ब्रांड बनाते हैं। जितनी भी हमारी खास खास हमारे पास उनकी इकसाम है आमों की। और फिर पाकिस्तान का दो, इंडिया भी ये करता है, लेकिन इंडिया का इतना ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच नहीं है मैंगो डिप्लोमेसी के, क्योंकि वो वैसे ही लीड कर रहे हैं। उनके पास योगा भी है, उनके पास और चीजें भी हैं, और उनको पाकिस्तान की तरह अपना इमेज का भी कोई वो इशू नहीं है। तो पाकिस्तान हैज गॉन एक्चुअली आउट ऑफ इट्स वे। ये दो लेवल पे, एक तो अंदर है कि जितने हमारे चीता चीता कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं या और डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी पाकिस्तानी हुकूमत भेजती है तहफ मैंगो, जब मैंगो सीजन आता है। और आप देखेंगे कि वो कोई ट्विटर पे मैसेज लगा रहा होता है, कोई फेसबुक पे लगा रहा होता है मैंगो खाते हुए, और वो सारे अप्रिशिएट करते हैं इस जेस्चर को। फिर एक है इंटरनेशनली, फिर पाकिस्तान ने खासतौर पे जो चाइना में एग्जीबिशंस करवाई हैं, मुझे साउथ कोरिया का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जापान, यूरोपियन ममालिक, नॉर्थ अमेरिका तक पाकिस्तान खास तौर पे अपने मैंगो को बहुत प्रमोट किया है। और उसके पीछे ये मैंगो डिप्लोमेसी का एक एलिमेंट है, जो पुराने दिनों में तो खैर सोशल मीडिया कोई इतना वो नहीं था, आप समझ लें टूल। लेकिन अब जहां जहां ये मैंगो के तहाइफ जाते हैं, वो डिप्लोमेट्स फौरन ही ट्विटर को यूज करके वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते, उससे मेरा ख्याल है काफी पाकिस्तान का जो इमेज आप देखें बहुत इम्प्रूव हुआ है। और ये जो टूरिज्म आप देख रहे हैं रिवाइव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। खैर इस पेपर में हमने उस एंगल को नहीं देखा कि कितना लिंक है पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो इससे प्रमोट हुआ और टूरिज्म में, परहैप्स देयर इज नो लिंक। लेकिन मेरे ख्याल है कि वर्थ एक्सप्लोरिंग कि उसको देखा जाए कि किस तरह पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा है अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन में। और बांग्लादेश भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना साउथ एशिया में, कि ये तीनों ही compete कर रहे हैं कंट्रीज। बांग्लादेश तो खैर स्मॉल एक्टर है मैंगो एक्सपोर्ट्स में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान, तो अगर ये आपस में मैंगो गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस और है। इसका मतलब है कि वो ट्रेड की वजह से नहीं कर रहे कि इधर इस कंट्री में हमारे मैंगो की ट्रेड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, जो कि हम वैसे करते हैं कि हम यूरोप में एग्जीबिशंस लगवाते हैं ताइबे। तो इधर तो वो इस उसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि सियासी तौर पे जो शेख हसीना ने जो भेजे इमरान खान को, और हमारे जो सदर आरिफ अलवी साहब को, और आई थिंक सेनेट के चेयरमैन साहब को भी भेजे, तो उसके पीछे मैसेज यही है कि वो चाहते हैं कि थोड़े बहुत ताल्लुकात बेहतर हों। ठीक है जी, जो हमारी एक 1971 से लेके अब तक जो है वो रिलेशनशिप उस लेवल पे रिवाइव नहीं हुआ, तो वो इसकी साउथ एशिया लेवल पे सिग्निफिकेंस हो रहा है। बाहर तो आप कह सकते हैं कि वो सब कुछ इज लिंक टू पाकिस्तान अपना एक तो इमेज बेहतर करना चाह रहा है, और दूसरा जारी बात है कि वो इंडिया को compete कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मैंगो एक्सपोर्ट्स इन इन दोज कंट्रीज। तो ये सारे अवामिल का जो है ना, आपने देखा होगा कि निचोड़ इस पेपर में हमने करने की कोशिश की और इससे पहले इस पे कोई एफर्ट नहीं थी, तो उसने हमें मोटिवेट किया कि हम क्यों ना इसके ऊपर लिखें, क्योंकि इसमें कोई वो नेगेटिव एलिमेंट नहीं है जो होता है ना स्टेट्स का, कि वो ट्रक्स को एक कंट्री दूसरे कंट्री से नहीं गुजरने दे रहा या ये। तो इसमें बहुत पॉजिटिव है कि कैसे एक अपने ब्रांड को ये साउथ एशियन कंट्रीज प्रमोट कर रही हैं
मैंगोज मैंगोज देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं और कंट्रीज में भी होते हैं, लेकिन जो साउथ एशियन मैंगोज की रेपुटेशन है, मिसाल के तौर पे कई कंट्रीज के फेवरेट मैंगोज हैं। इंग्लैंड में जो फेवरेट मैंगो है वो कहते हैं बांग्लादेश का मैंगो सबसे ज्यादा वहाँ जो जिसको अप्रिशिएट किया जाता है। पाकिस्तान का मैंगो जो है फ्रांस, जर्मनी, उन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज देखे, वो टेस्ट और टेक्सचर की बात है जो उन्हें पसंद है। तो कई मार्केट्स तो पहले ही डिफाइंड है, उधर कोई कंपटीशन नहीं है कुछ कंट्रीज के लिए। और बांग्लादेश का मैंगो जो है वो पहले आ जाता है सीजन में, मार्केट में पहले आ जाता है, तो उनको वो भी बेनिफिट है थोड़ा सा। तो इसमें लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। अगर ये तीनों मेरे ख्याल एक ममालिक अगर मिल के करना चाहें तो मेरे ख्याल विन विन सिचुएशन है तीनों के लिए, कि अगर इसको ग्लोबल लेवल जी पे अगर ये मिल के लेके जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बजा फरमाया। मैंने जो आपका जो ये आर्टिकल पढ़ा, बड़ा मज़ा आया, जैसे आपने खुद एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब, आप इससे मैंगो डिप्लोमेसी से आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग रिसर्चर्स हैं, हमारा वन ऑफ द सॉफ्ट जो पावर टूल है वो डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए वो रिसर्च भी है। तो क्या ख्याल है आपका कि ये जो रिसर्च डिप्लोमेसी है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने रिसर्चर्स है वो बहुत बड़ी नंबर्स में दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या रिसर्चर जो हैं या रिसर्च डिप्लोमेसी है, या ये क्या रोल प्ले करेगी इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पॉजिटिव एंड सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान? देखिए, उसमें देयर आर टू साइड्स टू दिस कॉइन, आप कह सकते हैं कि एक साइड तो ये है कि क्या वो रिसर्चर जो है किस हद तक उनका पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस के साथ फिर भी लिंक है। जब वो अगर कोई चीज बाहर जाकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई रिसर्च, अगर वो पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन से लिंक रखें तो वो विन विन हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पोस्ट डॉक पे बाहर गया है तो वो तो डेफिनेटली अपने इंस्टीट्यूशन का नाम देगा जो पाकिस्तान से है। लेकिन अगर कोई परमानेंटली अब मूव हो गया है तो उसको ये सोचना चाहिए कि कैसे वो पाकिस्तानी रिसर्चर्स के साथ अपनी कोलेबोरेशन जारी रखे, खास तौर पे जो पाकिस्तानी ओरिजिन के रिसर्चर्स हैं। मैं सोशल साइंसेज पे खास तौर पे कहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान के तकरीबन सारे प्रोमिनेंट सोशल साइंसेज के जर्नल्स के लिए पेपर्स रिव्यू करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो क्वालिटी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही। अब उसमें हम सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं कुछ हद तक, और कुछ ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी नहीं है जिससे आप एक अच्छी रिसर्च प्रोड्यूस करें, एक ऐसी रिसर्च जिसका पॉलिसी इम्पैक्ट हो। ठीक है। तो साइंस में जैसे आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें फोकस होगा कि यार पेटेंट्स हों, एक नोवेल आइडिया हो, और सारे। सोशल साइंसेस में ज्यादा फोकस होता है कि उसका पॉलिसी इम्पैक्ट हो और उसका गवर्नेंस पे, सोसाइटी पे या इकोनॉमिक्स पे उसका एक कोई मस्बत उसके असरात आए। ठीक है। अगर आपकी रिसर्च उस यानी क्वालिटी की नहीं है तो फिर सोशल साइंसेज में आप उसके कह लें कि वो थोड़ा बहुत मीनिंगलेस ही हो जाता है वो पूरा जो आपका वेंचर है। तो उसको इस लिहाज से फोकस करना। और मेरे ख्याल है कि इसको जो रिसर्चर की जो आप इसको डिप्लोमेसी कह लें कि पाकिस्तान ने जितना टैलेंट दुनिया को दिया है, तो टैलेंट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू रिसर्चर्स। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और बेशुमार शोबों में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे क्रिकेट सिखाने वाले कोच भी आए पाकिस्तान से। सो मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट को एक कोई स्ट्रेटजी चाहिए कि इन लोगों को एज अ टूल यूज करे टू प्रमोट इट्स गुडविल। कि ये लोग जो इतना अच्छी रिप्यूट है इनकी उन कंट्रीज में, उनकी अच्छी अच्छी स्टोरीज को ड्रॉ किया जाए, क्योंकि अपनी कम्युनिटीज में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है जिस कंट्री में भी गए हैं हमारे लोग मेजोरिटी। तो उनकी मेरे ख्याल है कि उस लिहाज से अगर हमारी एम्बेसीज इसको एज अ टूल डिप्लोमेसी में यूज करें तो इफेक्टिव है। और रिसर्च के हवाले से मेरे ख्याल है कि उसको और काम की जरूरत है। रिसर्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स के जरिए अगर जो रिसर्चर्स को डिप्लोमेसी में इस्तेमाल किया जाए, जो उनकी इम्पोर्टेंस है, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, और जो पाकिस्तान में मौजूद रिसर्चर हैं उनके लिए जैसे टॉप 10 कह लें आपके, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, या जो और भी शोबे हैं सोशल साइंसेज के, उनके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री मेरे ख्याल है कि एक रिवॉर्ड रखे कि उनको फिर कोई हफ्ता 2 हफ्ता मुख्तलिफ हमारी एम्बेसीज में वो जाएं, और वहां जाके एक तो अपने काम को प्रमोट करें, और दूसरा पाकिस्तान का एक गुड इमेज, और वहां जाके यूनिवर्सिटीज के साथ एक किस्म का जैसे कहते हैं ना एक्सपोजर विजिट्स, नॉट जो हमारे ये होती है ना पोस्ट डॉक्स, ये तो आप एक इंस्टीट्यूशन की हद तक लिमिटेड हो जाते हैं और अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं, तो आप कंट्री की गुडविल
और जो पाकिस्तान में जो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको तो उस लिहाज से प्रमोट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल है इस पे जरूरत है, मेरे ख्याल और हम सोचेंगे तो इस पे और अच्छे आइडियाज आ सकते हैं और हम फॉरेन डॉक्टर साहब मेरा मिनिस्ट्री को ख्याल है अप्रोच कर सकते हैं। जी, बहुत खूबसूरत आपने रैप अप किया इसको। आप एक तरफ तो देखिए रिसर्चर्स की खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी है, ठीक है आपके पर्सनल गेन्स हैं, लेकिन आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करें तो उसका सॉफ्ट इमेज आपने लेके जाना है। दूसरा जो आपने फरमाया बड़ी खूबसूरत बात है कि जब भी कोई बंदा यहाँ से एज एन वो एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका एक ब्रेन आप जा रहे हैं दुनिया को देने जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि आपने इन इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत खूबसूरती से रैपअप किया इसको आपने। हम डॉक्टर साहब आगे मूव करते हैं। इमरान खान साहब ने एक यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास की है इस्लामोफोबिया के हवाले से। उन्होंने कहा है कि हम इस्लामोफोबिया पे एक डे रखेंगे कि ताकि इस्लामोफोबिया जो पूरी दुनिया में बढ़ा है इसको इसको हाईलाइट किया जाए और इसको कम करने की कोशिश की जाए। तो क्या ख्याल है कि इमरान खान का ये जो स्टेप है पाकिस्तान से आया, इस्लामी दुनिया में पर्टिकुलरली इसको पाकिस्तान के एक बेटर इमेज को बनाने में मदद मिलेगी? एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये बताइएगा कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या आप समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान की तरफ से मूव हुई। थर्ड इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि फर्दर से क्या स्टेप्स होने चाहिए, आपका क्या ख्याल है फॉलो अप एक्शन? देखिए पूरी दुनिया में तो शायद पाकिस्तान का पॉजिटिव इम्पैक्ट वो तो वो ज्यादा मेरे ख्याल एग्जैजरेशन हो जाएगी, लेकिन मुस्लिम दुनिया में फॉर श्योर, क्योंकि मुस्लिम दुनिया और ममालिक में है, देखिए 57 मेंबर स्टेट्स हैं ओआईसी की, तो और किसी कंट्री ने ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, तो वो जो इसकी गुडविल है विद इन द ओआईसी, एक तो ओआईसी का पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर भी है, और शुरू से लेके आज तक पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रपोजल्स वहां पे जमा करवाए हैं। लोग अमूमन फोकस करते हैं कि पाकिस्तान वहां सिर्फ कश्मीर के इशू पे बोलने जाता है। पाकिस्तान जो है कंसिस्टेंटली जो फलस्तीन का इशू है वो पाकिस्तान के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहा है, पाकिस्तान कभी उससे पीछे नहीं हटा। और ये जो ओआईसी में है स्पेशली आफ्टर 9/11 एक इस्लामोफोबिया लैब जिसे कहते हैं, कि इस्लामोफोबिया पे एक उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें काफी वो डाटा कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट्स बनवाते हैं, तो वो ओवैसी के लेवल पे रहा है। फिर हमारे यहाँ ये हुआ कि इमरान खान साहब जब से वजीर आजम बने हैं उन्होंने इसको अपना एक की प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट इस्लाम को पूरी तरह समझ नहीं सका। ठीक है, कि वो जो ब्लास्फेमस कार्टून्स पब्लिश करते हैं वो कहते हैं हमारे लिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि मुस्लिम्स की फीलिंग्स उससे कैसे हर्ट हो रही हैं। ये उनकी ये यूएन जनरल असेंबली में भी जो स्पीच थी लास्ट टाइम, उसका ज्यादा फोकस यही था कि इस्लामोफोबिया को भी समझा जाए और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनके ताल्लुक को भी समझा जाए। तो पाकिस्तान की उस लिहाज से तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे ख्याल है अकलौता कंट्री जिसने इसको अपोज किया इस्लामोफोबिया डे को वो इंडिया था। और इंडिया के अपने उसमें रीजन थे, क्योंकि वहां आपको पता है कि मुस्लिम जो हैं वो अब किस तरह पिस रहे हैं। जो अब वहां पे जो हिंदू नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिज्म जिस तरह ग्रो हो रहा है और मुसलमानों के खिलाफ जो वहां पे अट्रोसिटीज हो रही हैं, सिर्फ कश्मीर में नहीं, कश्मीर से बाहर भी जो मुसलमान हैं उन पे भी हो रही हैं। तो उनको तो ये भी परेशानी थी कि ये अब जो डे डिक्लेयर हो गया है ये हम पे ही जो है ना, हम टारगेट बनेंगे उसका। तो उन्हें तो दे ट्राई टू प्ले देयर गेम, लेकिन वो क्योंकि उनके पास कोई वीटो का राइट नहीं है द लेवल ऑफ द यूएन। उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें मिले वीटो, कि वो एक बड़ा बड़ा मुल्क है, लेकिन उनको मिलने का कोई चांस नहीं है जब तक चाइना के पास वीटो है। तो एक तो ये डायनामिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये देखें पाकिस्तान हो सकता है कि अब ये डिपेंड करता है कि किस किस कंट्री ने अपने न्यूज के जरिए ये प्रमोट किया कि प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से आया। मुस्लिम दुनिया के मेंबर्स ने तो किया होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रपोजल आया यूएन में, ओआईसी ने इसको एंडोर्स किया, बाकी ममालिक ने। लेकिन बाकी कंट्रीज में तो आपको पता है कि इसकी रिपोर्टिंग बहुत लिमिटेड होगी, लेकिन इसका ग्लोबली मेरे ख्याल है पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आप देखें इस्लामोफोबिया कैसे ग्रो हुआ दुनिया में। फ्रांस में देख लें, कभी हिजाब बैन की बात शुरू हो जाती है, यूरोप के बाकी ममालिक में। अभी जब यूक्रेन के वो मुहाजिर ले रहे हैं तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि ये इनको हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, ये हमारी तरह हैं, ये गोरे हैं, इनके ब्लू आईज हैं, ये जो है ये क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, तो ये जो इस लेवल का रेसिज्म, और रेसिज्म के अंदर इस्लामोफोबिया भी क्वाइट क्लियर, क्योंकि क्वाइट क्लियरली वो कह रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये सीरिया से नहीं आ रहे, ये इराक से नहीं आ रहे।
तो मेरे ख्याल है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ठीक है, कहने को आप कह सकते हैं कि एक दिन है साल के 365 दिनों में, लेकिन अवेयरनेस के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल लेवल पे अगर वो हर कंट्री ऑर्गेनाइज कराएगा इवेंट्स, ठीक है, इस्लामोफोबिया को एड्रेस करने में, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और पाकिस्तान अगर इसको इसी तरह अगर इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट लेता रहे, ठीक है, हम लोग अक्सर नहीं लेते क्रेडिट, हम कहते हैं कि हमारा क्रेडिट जो है ना वो अगली दुनिया में हमें मिलेगा, इसका जो अजर है। लेकिन पाकिस्तान अगर अपना थोड़ा बहुत क्रेडिट इस पे ले कि ये पाकिस्तान के इनिशिएटिव की वजह से हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि उससे पाकिस्तान की गुडविल और प्रमोट होगी मुस्लिम दुनिया के अंदर भी और उससे बाहर भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे ये पूछ पाए कि इस पे अगर आप इसको आंसर करना चाहें तो इस पे फॉलो अप एक्शंस क्या होने चाहिए? मतलब नॉर्मली हमें विद इन पाकिस्तान ही ये सुनने को मिलता है जी, हो गया तो अब क्या, तो मतलब क्या होना चाहिए कि इसको फर्दर हम लोगों को ये रिमाइंड करवाते रहें कि यार आपने ये हमारे लिमिट्स हैं मुसलमानों की, इससे आगे आप लोग मूव नहीं करें, क्या फॉलो अप एक्शन होने चाहिए? देखिए फॉलो अप एक्शंस, क्योंकि इसके अब क्योंकि इसको यूएन लेवल पे डिक्लेयर करवाया, ठीक है, इंटरनेशनल डे इसका इस्लामोफोबिया का, तो यूएन लेवल पे पाकिस्तान को और बाकी ओआईसी ममालिक को एक ज्वाइंटली एक एक्शन प्लान देना चाहिए हर साल, उस दिन से 2-3 महीने पहले, कि ये की इवेंट्स किए जाएं, ये की प्रोजेक्ट्स किए जाएं, जिससे अवेयरनेस बढ़े इस्लामोफोबिया के ऊपर और जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। सिर्फ यानी कि अमूमन तो हिजाब का कहते हैं कि औरतों के साथ ये हो रहा है, लेकिन मर्द भी हैं, ठीक है जी, मर्दों के साथ, मुसलमान मर्दों के साथ भी वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और सारा कुछ, तो उसको इक्वली एक कंप्रिहेंसिव एक फ्रेमवर्क हो और उसके इवेंट्स हों कि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज चलें टीवी पे, इंटरनेशनल चैनल्स पे, जिससे अवेयरनेस बढ़े। फिर स्कूल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे उसके इवेंट्स करवाए जाएं, जिसमें हमारी एम्बेसीज का किरदार बहुत अहम है। हमारी जो एम्बेसीज हैं और जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, उनको इस इवेंट पे खास प्लानिंग करनी चाहिए और उसमें कोऑर्डिनेट करें बाकी ओआईसी ममालिक के साथ, ठीक है। जब तक ये नहीं करेंगे तो वो जो बाकी ममालिक हैं, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उनसे तो फिर आप उम्मीद कम रखें। पहले तो इन्हें एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये डे डिक्लेयर हुआ है, अब अगले साल पे इन्होंने प्रोग्रेस भी दिखानी। इंडिया ने अगर योगा डे डिक्लेयर करवाया तो इंडिया उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाते भी हैं फिर उसे, ठीक है, कि अब इंटरनेशनली उसके इवेंट्स करवाते हैं। और इसमें पैसे का भी कोई नहीं है, मुस्लिम ममालिक भी काफी है ऐसे हैं जिनके पास ठीक ठाक रिसोर्सेज हैं। और ओआईसी लेवल पे मेरा ख्याल है कि फंडिंग उस लेवल पे जनरेट होनी चाहिए, जो कुछ इवेंट्स हों जो यूएन लेवल पे और मगरबी ममालिक में टारगेटेड हों। अब ये ना होना कि पाकिस्तान की हद तक इस्लामोफोबिया के इवेंट रह जाएं, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आपने उसकी अवेयरनेस तो करवानी है कि जहाँ इस्लामोफोबिया है, और वहां तक आपकी रिसाई कैसे हो, थ्रू इंटरनेशनल मीडिया, थ्रू पाकिस्तान ओन डिप्लोमेटिक मिशन, या हमारे जो स्कॉलर्स गए हैं इन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, अगर उस दिन पे अपनी यूनिवर्सिटी में वो एक छोटा सा इवेंट भी रख लेते हैं, अपनी मस्जिद में लोगों को बुला लेते हैं, यूनिवर्सिटी में मसाजिद होती हैं, वहाँ प्रेयर रूम होते हैं, उधर बुला के अगर एक छोटा सा देखें इवेंट रख लेते हैं उस दिन पे, तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। उस पे अगर 100 लोग आते हैं और एक समझ जाता है कि ये यार मसला वाकई सीरियस है, तो आपका इम्पैक्ट तो हो गया ना उस पे। बिल्कुल। उससे तो बेहतर है कि आप घर पे बैठे चाय पीते रहे और टीवी देखते रहे, उससे तो बेहतर है बिल्कुल। कि आपका वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ गया होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने एक बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को छोटे से टाइम में कवर करने की कोशिश की। एंड जब हमने ये आपसे बात की, आप बहुत जनरस थे, बहुत काइंड थे, आपने कहा कि आप कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो एंड वी ट्राई टू यूटिलाइज दैट मोमेंट टू इट्स फुल। आपका बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप जो यंग रिसर्चर्स हैं या जो पॉलिसी मेकिंग के एरिया में काम करना चाहते हैं या जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके सर्व करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए एक पैगाम तो दो इंटरलेटेड पैगाम आप कह लें कि टू एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसमें। तो वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब तो वो ये कहते थे काम काम काम, ठीक है, तो मैं उसमें ऐड करूंगा कि काम 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 भी जरूरी है, हार्ड वर्क और क्वालिटी पे जो फोकस है। जिस भी आप शोबे में हैं, आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मेरा जो काम हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। भले आप कोई पेपर लिख रहे हैं या कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, उसमें रिसर्च एथिक्स का ख्याल रखें, कोशिश ऐसे करें कि ऐसा काम हो कि वो 50 साल बाद भी कोई उठाए तो वो क्वेश्चन ना करे, क्योंकि वो जब क्वेश्चन करेगा तो आपकी कंट्री पे भी क्वेश्चन करेगा।
हो सकता है कि आपके फिर वो पूरी रिसर्च शुरू कर दें कि ये इसी मजहब के लोग ही क्यों ऐसा करते हैं, इस कंट्री के लोग ही ऐसा क्यों करते हैं। पिछले कई सालों से एक वो डाटा आ रहा है कि कौन सी कंट्री के जो रिसर्चर हैं वो सबसे ज्यादा फेक जर्नल्स में पेपर पब्लिश करते हैं, तो उसमें इंडिया नंबर 1 आ रहा है पिछले कई सालों से। तो वो क्यों नंबर 1 आ रहा है, उनके लिए कितनी देखें शर्मिंदगी का बायस है वो फैक्ट। ठीक है, आप अगर वो किसी पीस इंडेक्स में नंबर 1 आए तो आपको फखर होता है। आप इस किस्म के जब इंडेक्स में आते हैं तो उसमें शर्मिंदगी होती है। तो हमें हमारा माशाल्लाह हमारे रिसर्चर पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल है कि थोड़ा बहुत और करें और कोशिश ये करें कि अगर उसमें हमारे मुल्क को फिर भी फायदा हो, भले आप बाहर हैं, कुछ ना कुछ अगर आप इवेंट्स करवाते रहें, कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अगर टूरिज्म प्रमोट होती है और पाकिस्तान का गुड इमेज अगर प्रमोट होता है, जो कि वैसे भी होता है कि हमारे लोग जब काम करते हैं माशाल्लाह तो बहुत अच्छा। मैंने काफी दुनिया के ममालिक में घूमा, और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका अच्छा अच्छा इमेज ही सामने आया। तो उसको मेंटेन करना, पहले ही अगर बार इतना हाई सेट किया हुआ है तो उसको मेंटेन करना हर बंदे के लिए बहुत जरूरी है। जो नए हमारे रिसर्चर आ रहे हैं फील्ड में वो भी यही काम करें, और उम्मीद करते हैं कि इससे जो है इन द लॉन्ग रन जो पाकिस्तान का आप कह लें कि वो जो ग्लोरियस डेज थे वो रिवाइव हो सकते हैं, या आप मुसलमानों के अगर जो ग्लोरियस डेज थे जिनको याद करते हैं वो रिवाइव हो सकते हैं हमारे, अगर हार्ड वर्क हमारी जनरेशन करे और आने वाली जनरेशन्स करें तो उससे काफी तब्दीली आ सकती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका जो टेक होम मैसेज जो मैं पूरी गुफ्तगू से ले सका हूँ वो ये है कि क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए और एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए एज ए नेशन टू प्रोजेक्ट आवर पॉजिटिव इमेज अराउंड द ग्लोब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इस कल्चरल डिप्लोमेसी के आज के सेशन में हमें आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम फ्यूचर में भी आपको जहमत देते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।